स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। गौतम सर, और आज की हमारी जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाली है उन बच्चों के लिए जिनका बीपीएससी के अंदर जो पेपर है हिंदी का। तो अगर हम बात करें हिंदी के अंदर, अगर हम बात करें 11वीं 12वीं का जिनका भी जो है पीजीटी की अगर हम बात करें तो उनके लिए कौन कौन से क्वेश्चन जो है हिंदी साहित्य से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे उनके बारे में हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। जो हर बार के क्वेश्चन आते रहे हैं उन्हीं के बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कशंस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 10 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें बेटा, ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। तो सबसे पहला आपसे 1 नंबर का पहला ही क्वेश्चन आता है कि भाई जो हमारा है इतिहास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। इति और ह और आज से बना हुआ, जिसका अर्थ क्या है, ऐसा हुआ है। इसको बोलते हैं ऐसा हुआ हो। शाब्दिक अर्थ तो बोलते हैं इतिहास का संबंध अतीत से होता है। ठीक है भाई, तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ ये है। ठीक है, 1 नंबर में सबसे पहली चीज़। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इतिहास से हम बात की तो आपको स्टेटमेंट भी दे सकता है, इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण संकलन मात्र नहीं अपितु उसके भीतर कार्यकरण संबंध विद्वान है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया भाई, हीगल ने, याद रखना। गणपति चंद्र क्या बोलते हैं, अतीत किसी भी तत्व प्रवृत्ति के वर्णन को बताएगा, तो वो क्या है, गणपति चंद्र ने बताया है। ठीक है, तो अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं अलग अलग, तो इसका याद रखना। 2 मैंने आपको बता दिए हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें इतिहास से, अगर हमारे जो क्वेश्चन होंगे और भी हैं, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, तो डॉक्टर नगेंद्र की एक मैं बता दूं आपको पुस्तक भी है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया हिंदी साहित्य के इतिहास में, कहा आज साहित्य का अध्ययन विश्लेषण केवल साहित्य तक सीमित रहकर नहीं किया जा सकता, उसकी विषयगत प्रवृत्तियों और शैलीगत प्रक्रियाओं का स्पष्टीकरण के लिए उसे संबंधित राष्ट्रीय परंपराओं देते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है हिंदी साहित्य के इतिहास में, किसने दिया है, डॉक्टर नगेंद्र ने। तो इनके नाम से इनकी बुक भी है, डॉक्टर नगेंद्र हरदयाल की। तो अब उसी के अनुसार और भी हैं साहित्यिक दर्शन। अब किसने अलग अलग जो अपने अपने विचार दिए हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर हमारी यहाँ पे बात आए तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत कहाँ से होती है बेटा, तो हम बता दें हिंदी साहित्य लेखन की जो इतिहास की जो परंपरा है, लेखन की परंपरा फ्रेंच विद्वान कौन थे, गार्सा दा तासी कौन थे, नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। अगर लेखन परंपरा की अगर बात की जाती है, गार्सा दा तासी, उन्होंने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा। इस बुक को किसने लिखा, गार्सा दा तासी, याद रखना 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है। ठीक है, और जिसमें उन्होंने उर्दू के विभिन्न 738 कवियों को वर्ण क्रमानुसार स्थान दिया। इसके अलावा अगर सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के अगर लिखने की बात आती है तो वो गार्सा दा तासी ने ही लिखा था, उन्होंने ही इसके बारे में पहला नाम लिया जाता है उनका। फिर आता है हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा, शिव सिंह सेंगर के नाम विशिष्टता के स्थान से लेता है। शिव सिंह सेंगर का बहुत बड़ा नाम है, शिव सिंह सरोज भी आई थी, उनके नाम से प्रकाशित हुई, और कहा जाता है इसके अंदर उन्होंने कई कवियों का वर्णन किया। शिव सिंह सेंगर की प्रस्तुत के अंदर हिंदी और संस्कृत अनेक ग्रंथों की सहायता मिली। शिव सिंह सरोज में विषय में कहा जा सकता है कि हिंदी एक ऐसा पहला ग्रंथ है जो कि प्रवृत्ति साहित्यिक लेखन का आधार ग्रंथ बना। अब आते हैं उसके बाद जॉर्ज इब्राहिम ग्रीशन, जिन्होंने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी, तो ये किसका है, ग्रीशन का। ठीक है, स्टेटमेंट जो दिया है। उसके बाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। किसने लिखा, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जी ने दिया है। तो ये क्वेश्चन है आपके। उसके बाद मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद नामक पुस्तक हिंदी साहित्य में लिखा, और कहा जाता है इसका जो प्रकाशन है अलग अलग वर्षों में इसका प्रकाशन हुआ है। इसके अलावा लेखन की जो परंपरा है बेटा, लेखन की परंपरा के अंदर एक तुम्हारा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक साहित्यहासिक के अंदर नाम किसका लिया जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। उन्होंने इसमें सबसे ज़्यादा काम किया है
लेखन की परंपरा में एक नए युग और नई चेतना की शुरुआत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था। ठीक है। फिर 1929 में परिमार्जन के साथ अलग पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। आचार्य राम शुक्ल ने रचनाकार चयन की गहरी दृष्टि थी। उन्होंने मिश्र बंधुओं के 5000 कवियों से लगभग 1000 प्रतिनिधि कवियों को अपना इतिहास में स्थान दिया। मतलब 1000 कवियों को अपने हिंदी साहित्य के अंदर स्थान दिया। ठीक है। तो उसके अंदर बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे, इतने कवि थे पूछो मत। अब आते हैं नामकरण की समस्या को लेकर कई क्वेश्चन आते हैं भाई, इसको भूलना मत। नामकरण की अगर बात करें, नामकरण और काल विभाजन को लेकर कई ऐसे विवाद हुए हैं जिसके अंदर साहित्यकारों ने अलग अलग अपने नाम काल विभाजन की अगर हम बात करें अलग अलग दिए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें काल विभाजन, तो काल विभाजन की अगर बात की जाती है, ऐसे ग्रंथों में नाभादास के भक्तमाल में 200 भक्तों का चरित्रांकन किया गया है। भक्तमाल पूछ भी सकता है आपसे, किसकी है? नाभादास की है। और नाभादास की किसकी है? ये हमारी भक्तमाल, जो कि जिसके अंदर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज भी निकाली थी, जिसके अंदर 1000 को दिया था। अब उसके बाद फिर ग्रेशियन की जो एक बुक है वो आपसे दोबारा मैं बता दे रहा हूँ, आपको ये पूछा जाएगा द मॉडर्न वर्नाकुल लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है। अब आते हैं हम इसमें आरंभिक काल। वैसे तो ग्रेशियन के काल विभाजन से बहुत विकसित वैज्ञानिक विभाजन को इस प्रकार बोलते हैं। सबसे पहले क्या था? आरंभिक काल। आरंभिक काल जो है, पहले इसके भी 2 पार्ट हैं, पूर्व आरंभिक और उत्तर आरंभिक। तो 700 से स्टार्ट होता है। फिर मध्यकाल आता है, इसके अंदर 1400 से 1445 से लेकर इसमें भी आता है। फिर अलंकृत काल, रीतिकाल जिसे हम बोलते हैं 1600 से। फिर आते हैं परिवर्तन काल। परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? आधुनिक काल, परिवर्तन काल था ये। उसके बाद 1926 के बाद ये आधुनिक काल है। और सुनिए, सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के इतिहास का काल विभाजन 4 भागों में किया। उन्होंने साहित्य में अंदर क्या क्या नाम दिया? आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा कहा, पूर्व मध्यकाल को उन्होंने भक्ति कहा, उत्तर मध्य को उन्होंने रीति कहा, आधुनिक काल को उन्होंने गद्य कहा। किसने? आचार्य राम शुक्ल ने। और वीर गाथा काल की प्रमुखता दी है आदिकाल को। ठीक है, याद रखना, वीर गाथा काल किसने कहा है? तो आपको बताना है किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, याद रखिएगा। किसने उत्तर मध्य काल को रीतिकाल कहा? तो भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और अगर हम यहीं पे बात करें, आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल का नामांकन करते समय निम्नलिखित रचनाएं, उसके अंदर भी वीर गाथा काल के अंदर कौन कौन सी रचनाएं हुई? विजयपाल रासो, नलहिन सिंह, उसके बाद हमीर रासो, ठीक है, वाडगधर, कीर्तिलता, विद्यापति, कीर्ति पताका, विद्यापति, जितने भी कीर्ति है वो सारे किसके हैं? विद्यापति जी के ही हैं। तो ये उस टाइम पे लिखे गए जो वीर गाथा काल के सामने लिखे गए थे। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ हमारा खुमान रासो, बिसलदेव रासो। इसमें नाम पूछ लेगा, आप इसके नाम एक बार ज़रूर देख के जाना। ठीक है, जैसे एक एक करके नाम जो हैं तो मैं आपको बताता हूँ। बिसलदेव रासो किसकी रचना है? नरपति की। पृथ्वीराज रासो की चंद्रवरदाई की है। जयप्रकाश भट्ट केदार, जय मंजस्कस चंद्रिका मधुकर की है। परमाल रासो अल्लाह द मूल जगनिक। तो ऐसे ही हमारे और भी हैं, तो इनको नाम याद करना, इनमें से क्वेश्चन पक्के आएंगे, पक्का। मिश्र बंधु विनोद में समस्त हिंदी साहित्य को 6 बात काल में बताया गया है। ठीक है, अज्ञात मिश्र बंधु ने अज्ञात काल, कलंकृत काल, ये सारी चीज़ें बोली है। अब गणपति जी लिखते हैं। गणपति जी ने अलग अलग नाम दिया। आरंभिक काल का इतना टाइम पीरियड दिया है, पूर्व मध्य काल इन्होंने पहले की तरह ही दिया है जैसे नॉर्मल था। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं डॉक्टर नगेंद्र, इनका पूछा जाता है भाई आदिकाल। इन्होंने बोला है आदिकाल 650 से शुरू हुआ है। रीतिकाल, आधुनिक काल, पुनर्जागरण काल, ठीक है, पुनर्जागरण काल, भारतेंदु काल, और फिर उसके बाद जागरण सुधार काल, द्विवेदी काल, छायावाद। तो ये जो है डॉक्टर नागेंद्र ने नाम दिया है। ठीक है, और अगर हम बात करें, विद्वानों भी इस काल के विभाजन को उपयुक्त माना है। आदिकाल है 1050 से 1375 तक का, भक्ति काल 1375 से 1700 तक, 1700 से 1900 तक का रीतिकाल, और 1900 तक अभी तक आधुनिक काल।
नामकरण और सीमाएं क्या है? वीर गाथा काल मैंने आपको बता दिया। ये किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, याद रखना। क्लियर है? नीचे आ गए क्या? अब सुनिए, आदिकाल के जो साहित्य के अंदर जो है साहित्य का वर्गीकरण भी कर दिया गया है, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य। तो ये क्या है? रासो साहित्य। अब सिद्ध साहित्य क्या है? बौद्ध मत को मानने वाले ईश्वर की भक्ति का विरोध करते हैं, लेकिन धीरे धीरे बोला जाता है तो बोलते हैं बुद्ध को भगवान के रूप में पूजने लगे। इस धर्म में जब तांत्रिक से विद्या आई तो 8वीं शताब्दी में तांत्रिक से दो प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया। इसमें बौद्ध धर्म के त्याग और संयम स्थान पर भोग विलास को जीवन का लक्ष्य मान लिया गया। शराब पीना, नाच वगैरह, मांस मदिरा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बेकार बोली गई। अब आते हैं इसी के अंदर सिद्ध के अंदर क्या बोला गया। सिद्ध के अंदर भी हमारी और भी चीज़ें हैं। कुछ सिद्धों का साहित्यिक परिचय। सरहप्पा जो कि सिद्ध के अंदर रहे हैं, सिद्ध साहित्य में सिद्धों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन है? सरहप्पा ही माने जाते हैं, जिनका समय 690 BC स्वीकार किया था। सरहप्पा की भाषा संध्या भाषा माना गया है। ठीक है, याद रखना, संध्या भाषा का प्रयोग करते थे सिद्ध लोग। और याद रखना, सरहप्पा की ये रचना है लोहिया, सिद्ध लोहिया की चर्या गीत तथा दोहे भी संध्या भाषा में लिखी गई है। ठीक है, लोहिया ये भी सिद्ध साहित्य के थे। उसमें कनप्पा। ठीक है, जितने भी सिद्ध के जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस पर पूछ लिया जाएगा, कौन इसमें से सिद्ध साहित्य के कवि नहीं है, वो आपसे पूछ लिया तो आपको बताना है। ठीक है, सरहप्पा, कनप्पा, लोहिया। ठीक है, ये याद रखेंगे नाम। जैन साहित्य के अंदर महावीर जैन का नाम आता है, और जैन साहित्य के अंदर भी बहुत सारे ऐसे जो हैं जिनके नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। तो जैन साहित्य की जो स्थापना मैंने आपको, महावीर जैन के 23वें तीर्थंकर थे, जिनने उन्हीं की वजह से हुआ था। और इसके अंदर महावीर जैन के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अंदर और भी थे, 23 और थे। ठीक है, नाथ साहित्य भाई तो नाथों के में गोरख एकमात्र ऐसे योगी थे जो कबीरादी संतों पर विशेष रूप से प्रभाव डालते थे। तो गोरखनाथ नाम दिया जाता है नाथ के अंदर सबसे पहले, नहीं उनके अनुयायियों में गद्य का, और उसके बाद फिर महायान से ब्रजयान, ये सारी चीज़ें हैं जो इसी में हुई थी। गोरखनाथ का नाम आता है नाथ में। ठीक है, और रासो साहित्य आचार हजारी बसंत ने रासो रासक पर्याप्त बोला है। एक स्टेटमेंट आ जाएगा आपका भाई, क्या? रासो तथा रासक पर्याप्त और वह मिश्र योग्य। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, याद रखिएगा। रासो काव्य की परंपरा का विकास जो है आप यहाँ पे देखोगे सबसे ज़्यादा रासो ही दिखेगा। पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, परमाल रासो, कुमान। हमने अभी ऊपर इसके अंदर बताया भी किस किसने इसकी रचना की है। ठीक है, तो रासो बोलते हैं, परमाल रासो, और भी हैं हमारे इसके अंदर। अब रासो की प्रवृत्तियाँ हैं इसमें। तो ये हिंदी साहित्य के कुछ इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपके महत्वपूर्ण आने लायक हैं आपके एग्ज़ाम में, और उसको पढ़ के ज़रूर जाएं। इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा काल विभाजन से, और ये रासो से, नाथ से, सिद्ध से। ठीक है, याद रखिएगा। तो मिलते हैं आगे की वीडियो में। धन्यवाद।